हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में हमारी 5 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी 6 क्लास है। 5th क्लास में मैंने आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित और अवकलित वेग समीकरण है वो निकालना बताया था कि हमारे पास क्या वैल्यू प्राप्त होती हैं। उस जो फॉर्मूला था उसके बेस पे हमको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं कि अगर हमें कोई कंडीशन दे रखी है तो हम किस प्रकार क्वेश्चंस को उस जो फॉर्मूला है उसका यूज़ कर सकते हैं। हम किस प्रकार जो गिवन क्वेश्चन है उसके बेस पे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज हमारे सामने एक क्वेश्चन है, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आप, इच्छु शर्करा यानी इच्छु शर्करा का जो है केन शुगर है, इसको इच्छु शर्करा को हम केन शुगर कह देते हैं। जो गन्ने में जो शुगर होती है वो केन शुगर के जल अपघटन की क्रिया प्रथम कोटि की है। मतलब हमको एक कोई रिएक्शन दे रखी है कि हम केन शुगर का जब जल अपघटन कराते हैं तो कंडीशन है कि वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यदि इच्छु शर्करा के एक नमूने का 25% जल अपघटन 50 सेकंड में होता है, 25% जल अपघटन कराना है, वो 50 सेकंड में वो हो रहा है, तो हमें निकालना है कि 50% जल अपघटन होने में कितना समय लगेगा, है ना। तो हमें कंडीशन क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, पहले हम ये लिख देते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एक तो है कि 25% 50 सेकंड में, तो हमें क्या प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता नहीं दे रखी है। तो हम प्रारंभिक सांद्रता कुछ मान लेते हैं कि माना प्रारंभिक सांद्रता हम जैसे नई नई रिएक्शन स्टार्ट हो रही हैं, जब नई नई स्टार्ट हुई है रिएक्शन तो शुरू में अभिकारक कितना होता है, 100% होता है। हम इसको परसेंट को नहीं मान के, हम एक वैल्यू मान के 100 मान के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि हम प्रारंभिक सांद्रता है उसको 100 मान लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि 50 सेकंड है, अपने हमारा टाइम हमको दे रखा है, टाइम हमारा लग रहा है इसमें 50 सेकंड का टाइम लग रहा है, और ये बोल रहा है कि 25% जल अपघटन हो जाता है। मतलब 25% जो है क्या उत्पाद में बदल चुका है ना, उत्पाद में बदल चुका है। तो शेष अपना कितना बचा है, यानी उत्पाद कितना बन गया अपना, 25 बन गया उत्पाद। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ कि शुरू में हमारी प्रारंभिक सांद्रता हम A मानते हैं, उसमें से अगर मैं उत्पाद को घटाऊँ A माइनस एक्स की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे क्या 75 में लिख सकती हूँ। 100 में से प्रारंभिक सांद्रता में से मैंने जो उत्पाद बन गया है उसको निकाला, तो शेष कितनी अभिकारक की सांद्रता बची है, तो वो आ जाएगा हमारा 75। तो A माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 75। ठीक है, अब जो है हमारे प्रथम कोटि की जो इक्वेशन आई थी हमारे पास वो ये आई थी K1 इज इक्वल टू 2.303 T log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, ये आई थी। यहाँ पे T टाइम है, K1 जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए स्थिरांक है और वेग स्थिरांक है, और ये A जो है प्रारंभिक सांद्रता है, और ये जो है उत्पाद बनने के बाद कितनी सांद्रता बच रही है वो ये है। हमारे पास सारी कंडीशन दे रखी हैं, तो हम इसके लिए जो है K1 की वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसके लिए जो है इसका वेग स्थिरांक होगा वो क्या होगा। ठीक है, हम ये चीज़ क्यों निकाल रहे हैं, आप क्वेश्चन देखिए कि हमें ये वैल्यू तो यहाँ तक दे रखी है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप ये देखिए कि तो बताइए 50% जल अपघटन होने में कितना समय लगेगा। 50% मतलब कोई भी रिएक्शन 50% होने में हमको कितना समय, मतलब 50% प्रोडक्ट बन गया है ना। मतलब 50% प्रोडक्ट बनने का मतलब क्या है कि वो रिएक्शन क्या है, आधी पूरी हो चुकी है। मतलब ये पूछ क्या रहा है, मतलब हमको वो अर्ध आयुकाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अर्ध आयुकाल पूछ रहा है। अर्ध आयुकाल पूछ रहा है तो अर्ध आयुकाल के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम अर्ध आयुकाल का जब फॉर्मूला देखते हैं तो हमें पता है ये 0.693 अपॉन के आता है। अर्ध आयु डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे 0.693 में आप के का भाग लगा दीजिए तो आपके पास डायरेक्ट ये अर्ध आयुकाल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमें पहले क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें पहले के की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन होती तो हम सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन के की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमें पहले के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू को हम यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, आप देखिए अब के हम यहाँ से कैसे निकालेंगे,
यहाँ देखिए 2.303 सबके मान रखिए। टी की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे दे रखी है 50 सेकेंड, ठीक है, 50 यहाँ पे आज पे लिख दीजिए 50। अब ये देखिए लोग जो ए है प्रारंभिक सांद्रता हमने कितनी मानी है, 100 मानी है, और जो a माइनस एक्स की वैल्यू है 75 आई है हमारी, ये 75। हम जब इसको सोल्व करते हैं, ये देखें सोल्व करें तो इस लॉग को हम सिंपल बनाएं 2.303 अपॉन 50 सेकंड और log 100 माइनस log 75। अगर आपके log के क्वेश्चन आएंगे क्यों एग्जाम में, तो आपको log की वैल्यू जो है गिवन होगी क्वेश्चन में, K1 इज इक्वल टू 2.30350। यहाँ पे आपको लिखना है log 100 की वैल्यू होती है 2 माइनस 2.00 हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अभी माइनस करेंगे, माइनस log 75 की वैल्यू होती है 1.8751। आपको क्वेश्चन में log की वैल्यू गिवन होगी, जिससे आप आसानी से जो भी आपके log क्वेश्चन में काम में आ रहे हैं आप इजीली उसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू है। अब आप देखें इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, आप सोल्व करके देखिएगा। जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो है 5.75 इंटू 10⁻³ सेकेंड इन्वर्स, यहाँ पे सेकेंड था, ये इन्वर्स लग जाएगा। सेकेंड इन्वर्स में ये जो है आएगा K1 की वैल्यू यहाँ पे ये आएगी, K की वैल्यू 5.75 इंटू 10⁻³ सेकेंड इन्वर्स। अब आप देखिए कि 50 हमको क्या याद करना है, 50% जल अपघटन होने पर T परिकलित करना है। मतलब 50% मतलब हमको कि वो जो अभिक्रिया है उसमें 50% जो है प्रोडक्ट मतलब जल अपघटन उसका हो रहा है प्रोडक्ट रिएक्टेंट का, तो कितना समय लगेगा। मतलब हमको क्या निकालना है, T½ निकालना है। T½ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन K1, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल जब हम निकालते हैं तो ये अपने को फॉर्मूला प्राप्त होता है। आप इसमें मान रखिए T½ इज इक्वल टू 0.693, K1 में यहाँ रखिए आप 5 ये जो आपकी वैल्यू आई 5.75 इंटू 10⁻³ ये आप मान रखेंगे तो कुछ आपके आंसर आएगा यहाँ पे जो 120.52 सेकेंड आपके आंसर आएगा। यहाँ पे टोटल निकल कर ये आंसर आपके ये आ जाएगा। आप इसको सोल्व करिएगा, ये आपके डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है कि आपको खाली K की वैल्यू निकाल के T½ में यहाँ रखनी थी। सिंपल क्वेश्चन। आगे अपन एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का जल व ऑक्सीजन में विघटन करना। अपने जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2 है, इसका हमको क्या कराना है, अपघटन कराना है। तो ये H2O प्लस O2 में टूट जाएगा। समीकरण को अगर हम बैलेंस करें यहाँ पे तो ये 2 और ये 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये में 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो रही है टोटल, ये 4 ऑक्सीजन है और ये 4 हाइड्रोजन, ये बैलेंस समीकरण है। अब इसमें हम क्वेश्चन में गिवन है कि यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। अब इसका वेग स्थिरांक हमें क्वेश्चन में गिवन है। वेग स्थिरांक इसका हो जाएगा, वेग स्थिरांक है इसका 0.0414 मिनट इनवर्स। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि यदि हम 0.50 mH2O2 विलयन
से प्रारंभ करें, मतलब इसकी हमें क्या दे रखी है, प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है। प्रारंभ करें तो 10 मिनट बाद उसकी सांद्रता क्या होगी, 10 मिनट बाद उसकी सांद्रता क्या होगी। इसे एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। दूसरा है सांद्रता के 0.5 m यहाँ पे मोलर है, से 0.10 m होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तीसरा है सैंपल के आधे विघटन में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमको जो कंडीशन दे रखी है उसके बेस पे हमको 3 क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं। पहला सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। पहला आप देखें कि ये कह रहा है कि हमको एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी है और उसका वेग स्थिरांक की वैल्यू 0.0410 दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जो हमारी प्रारंभिक सांद्रता है वो हमारी है 0.50 है, तो इससे हमको स्टार्ट करनी है और 10 मिनट के बाद उसकी सांद्रता क्या होगी ये हमें पता लगाना है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं इसका ए, यानी हमको टी बराबर इसमें क्या दे रखा है 10 मिनट दे रखे हैं। ये 10 मिनट हमको दे रखे हैं, ये 10 मिनट, ये तो इसके वेग स्थिरांक की हो गई 10 मिनट इसको दे रखे हैं। और हमको प्रारंभिक सांद्रता भी कितनी दे रखी है 0.50 m से हमें स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि इसके बाद कितनी सांद्रता हो जाएगी, मतलब उसकी सांद्रता क्या होगी a माइनस हमको क्या करना है, a माइनस x हमको ज्ञात करना है। और हमको k की वैल्यू भी यहाँ दे गिवन है 0.0410 है ना, ये वैल्यू है ना 0.0410, ये वैल्यू हमको दे रखी है। देखो सोल्व करते क्वेश्चन को, वही फॉर्मूला आप लिखेंगे k = 2.303 t, ये log a माइनस x। ठीक है, अब यहाँ लिखें आप k की वैल्यू 0.0410 इज इक्वल टू 2.303, t की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ पे दे रखी है 10 मिनट, ये log 0.50 आपकी जो प्रारंभिक सांद्रता आपको दे रखी है, और a माइनस x आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, जब आप इसको ज्ञात करोगे, आप इसको सोल्व करोगे, इसमें वैल्यू का मान रखकर इसको सोल्व करोगे, तो आपकी इसकी जो आंसर आएगा, सोल्व करें आप, देखिए मैं बताती हूँ, log 0.50 अपॉन a माइनस x, डायरेक्ट इसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा 0.041 इंटू 10, इसके ये इधर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे, इस वाले को सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर जो आता है 0.178 आता है ना। तो ये वापस लिख देती हूँ, log 0.50 a माइनस x, ये आपका आ गया। अब इसमें जो है हम यहाँ से इधर से log हटाएंगे, तो इधर हम एंटी log लेंगे 0.50 a माइनस x बराबर एंटी log 0.178, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.507, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 0.50 ये आपका a माइनस x है, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, आपको a माइनस x की वैल्यू निकालनी है। a माइनस x की वैल्यू निकालने के लिए आप ये देखिए, अगर 0.50 में मैं केवल जगह ट्रांसफर करनी, इसको यहाँ लेके आ जाऊँ, ये यहाँ, तो 1.507 से डिवाइड करती हूँ
तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे a माइनस एक्स की वैल्यू आएगी, वो आएगी 0.332 मोल लीटर इनवर्स हमारे वैल्यू आएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में इसकी मात्रक होगी। तो इसकी जो वैल्यू है a माइनस एक्स की वैल्यू जो है ये आएगी। ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट। हमको जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने निकाल दिया। जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है आपको उसको ओनली फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं। आगे हम बात करते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो हमको ये दे रखा है कि सांद्रता के 0.550 m से 0.10 m होने में कितना समय लगेगा, है ना। ये हमको पता लगाना है, मतलब हमको प्रारंभिक इसके लिए क्या माननी है 0.50 और a माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.10 माननी है। करें क्वेश्चन आप सोल्व। कितना समय लगेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे t को इधर ही लेके आ जाते हैं 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि शुरू में हमारी कितनी थी 0.50, मतलब इसको कितना बचाना है हमको 1.10 ये बचाना है। तो a माइनस एक्स की वैल्यू 0.10 और इसकी वैल्यू ये हो गई। हम इसको सोल्व करते हैं। t इज इक्वल टू 2.303, के की वैल्यू आपको दे रखी है, के की वैल्यू ये आपको 0.0410 ये वैल्यू दे रखी है। लोग ए की जगह आपको प्रारंभिक सांद्रता 0.50 दे रखी है और आपको जो अंतिम है 0.10 तक आनी है। जब आप इसको सोल्व करोगे लोग इनका मान रखकर, तो आपको जो फाइनली जो टी प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा 39.26 मिनट। ये आपको कोई वैल्यू टी समय प्राप्त हो जाएगा। 39.26 मिनट लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये सोल्व कराने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और आप किस प्रकार क्वेश्चन के बेस पे आप आंसर सोल्व कर सकते हो, क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तीसरा देखिए, सैंपल के आधे विघटन में कितना समय लगेगा। आधा विघटन मतलब इसका क्या निकालना है, अर्ध आयु काल निकालना है, अर्ध आयु काल निकालना है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, ये देखिए आप सी हम सोल्व करते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल का फॉर्मूला 0.693 अपॉन के का हमको भाग देना है, और ये हमको के वैसे ही गिवन है 0.693, ये आपको के दे रखा है 0.0410। आप इसको सोल्व करें तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा कि मान रखने के बाद 16.9 मिनट आएगा, यानी इसका अर्ध आयु काल जो होगा वो 16.9 मिनट होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और प्रथम कोटि जो हमारा ये जो फॉर्मूला है इसके बेस पे हम इजीली कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, किसी भी प्रकार की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ा वो ही हमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी पढ़ना है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमने पढ़ा समाकलित और अवकलित वेग समीकरण, वैसे ही सेम हमको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हमको पढ़ना है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हमें सेम समाकलित और अवकलित वेग समीकरण पढ़नी है, उसके लिए भी हमें अर्ध आयु काल निकालना है। अब तो सबसे पहले ये बात आती है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है ना। तो वे अभिक्रिया होती है, जैसे हमने निकाला था कि ये जो है अभिक्रिया की जो रेट होती है डी एक्स अपॉन डी टी, वो अभिकारक की द्वितीय घात के समानुपाती होती है। ये चीज़ है ना, ऐसी अभिक्रिया में अगर हमारे पास जो ये वैल्यू 2 आ रही है, जो द्वितीय घात लग रही है, तो हम इसको द्वितीय प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारकों पर जो अभिक्रिया का वेग जो है निर्भर करता है, तो उसे हम कहते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यही बात थी। तो ये अभिक्रिया भी है जो 2 टाइप की हो सकती है। एक तो अपन ऐसे माने कि कोई 2 ए प्रकार के 2 मॉलिक्यूल हैं और वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसे ही होता है। तो हम उसके लिए जो है वेग जो ऐसे लिखते हैं, वेग इज इक्वल टू रेट, यानी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक के
ए की पावर 2 के ऊपर वो डायरेक्ट समानुपाती होती हैं। और जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो K2 लगाते हैं, यानी द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ही है। ऐसे अपन निकाल देते हैं dx/dt, ये निकाल देते हैं हम द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। एक ऐसी इस प्रकार की होती है कि जो अभिक्रिया हैं वो दोनों अभिकारक अलग अलग प्रकार के होंगे, वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे A और B। तो A और B अलग अलग के ऊपर निर्भर करेगी, मतलब dx/dt जो है A और B के ऊपर, दोनों के ऊपर निर्भर करेगी। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यहाँ से, dx/dt इज इक्वल टू K2 A और B के ऊपर निर्भर कर रही है। मतलब जो अभिक्रिया का वेग है अभिकारक की द्वितीय घात के या फिर दो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, तो उसे हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए हम अवकलित वेग समीकरण कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण हम निकालते हैं। मतलब पहले मानते हैं कि अपन माना कि जो है प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की कितनी है, प्रारंभिक सांद्रता A मोल पर लीटर है। इसकी जो अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो A मोल पर लीटर है। अभिकारक की रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता माना कि हम A मोल पर लीटर मान रहे हैं। T समय बाद इसके जो X मोल जो है उत्पाद बना लेते हैं। T समय बाद X मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो गए। अब इसके बाद जो शेष अभिकारक बच रहे वो कितने बच रहे हैं, A-X बच रहे हैं। ये बात है A-X। तो इसके लिए जब हम वेग नियम लिखते हैं तो इसके लिए वेग नियम ये होता है dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो हमारे समीकरण है 2A हम यहाँ मान लेते हैं और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, dx/dt हम यहाँ मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये A है इसकी द्वितीय घात के समानुपाती हो जाएगा, है ना। तो लेकिन हमारे पास अभिकारक कितना शेष बच रहा है, T समय के बाद A-X बच रहा है। तो हम इसे dx/dt इज इक्वल टू K A-X ऐसे लिख देते हैं। द्वितीय घात के ये समानुपाती होता है। तो ये समीकरण आपको प्राप्त हुई है, इसे ही हम कहते हैं अवकलित वेग समीकरण। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए जो अवकलित वेग समीकरण हमें प्राप्त होगी यही प्राप्त होगी। ठीक है, अब आप देखिए कि ये समीकरण क्या कहना चाह रही है, ये समीकरण ये कहना चाह रही है कि जो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का जो रेट होगा वो इसकी क्रिया कारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होगा, इसके स्क्वायर के समानुपाती होगा। ठीक है, इसके लिए अब हम देखते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हम डिस्कस करेंगे। समाकलित वेग समीकरण हम इसी को रीअरेंज करेंगे। ये आप देखें dx वाली फॉर्म को यहाँ लिख दीजिए, A-X का स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू dt। ठीक है, हम इसको वापस करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसका क्या करते हैं, समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर जब हम इसका समाकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि dx, ये जो वैल्यू है dx 1/A-X का जो स्क्वायर है, इसका जब हम समाकलन करते हैं तो हमें इसका 1/A-X प्राप्त होता है। इसका समाकलन करने पर A-X इज इक्वल टू, ये हमने K2 लिखना था यहाँ पे, ये K2 है और आपको पता है dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा और साथ में एक समाकलन स्थिरांक भी लगेगा। c यहाँ पे क्या है, समाकलन
सेम जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया था इसमें भी वही है, सेम वैसे ही करना है। समाकलन स्थिरांक, आप इसको एक समीकरण दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब हम कुछ इसमें कंडीशन मानते हैं कि जब t बराबर 0 था, जब अभिक्रिया नई नई स्टार्ट हुई थी, जब अभिक्रिया बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई थी, तब अभिकारक हमारे पास बहुत सारा था। मतलब अभिकारक हमारे पास कितना था, भर के था, लेकिन उत्पाद जो है हमारे पास कुछ भी नहीं बना था। जब अभिक्रिया नई नई स्टार्ट हो रही है मतलब अभिकारक तो पूरा है, कुछ भी भाग अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ है। इसका मतलब जो x हमारा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये t बराबर 0 और जो x बराबर 0 है, इस वाली कंडीशन को अगर हम इक्वेशन 2 में अप्लाई करें, यह कंडीशन, यह मान इक्वेशन 2 में रखने पर इसके मान को अगर हम 2 में रखते हैं समीकरण को, तो आप ये देखें 1/a माइनस x जो है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे a ये रह जाएगा, ओनली a रह जाएगा, यहाँ पे 1/a कर दीजिए, इज इक्वल टू K2 इंटू टी की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुई है प्लस c। तो हम यहाँ से 0 हटा देते हैं, 1/a इज इक्वल टू c, यानी c का मान हमें 1/a प्राप्त हो रहा है। तो c के जो ये मान है, c के इस मान को हम वापस समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। c के इस मान को इक्वेशन 2 में रखने पर, आप इक्वेशन 2 में रखें ये मान 1/a माइनस एक्स K2t, और c की जगह पे आपको लिखना है 1/a। ठीक है, ये 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू K2t प्लस ये जो c की जगह पे है अपने को 1/a रखना है। ठीक है, 1/a रखने के बाद वापस इसको सोल्व करें अगर हम, तो ये यहाँ k की वैल्यू, यहाँ से हमको वेग स्थिरांक निकालना है, a माइनस एक्स माइनस 1/a हमने यहाँ रखा है, इज इक्वल टू K2t यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अगर इसको एक साथ सोल्व करें, a माइनस एक्स a/a, ये कॉमन लिया हमने, कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास a माइनस एक्स हमें प्राप्त हुआ है, इज इक्वल टू K2t। इसको सोल्व करें, a माइनस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू K2t। यहाँ पे x अपॉन a माइनस एक्स हमें ये प्राप्त होगा, इज इक्वल टू K2t हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ से हमें K2 की वैल्यू निकालनी है, तो K2 इज इक्वल टू x अपॉन a ब्रैकेट a माइनस एक्स, और ये 1/t को आप यहाँ आगे लिख दीजिए डॉट में। ठीक है, ये जो है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए जो है समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है, किस प्रकार हम समाकलित वेग समीकरण, जैसे 0 के लिए था वैसे ही फर्स्ट के लिए, वैसे ही सेकंड के लिए, तीनों के लिए हमको अवकलित और समाकलित वेग समीकरण सेम प्रकार से निकालने हैं। ठीक है, समाकलित वेग समीकरण, ये समीकरण निकालने के बाद अब देखिए, मैंने आपको 2 प्रकार की अभिक्रिया बताई, एक तो जिसमें दोनों अभिकारक सेम हो और एक जिसमें दोनों अभिकारक अलग अलग हो। अब ये किसके लिए है, ये जो रिएक्शन है वो उन अभिक्रियाओं के लिए है जिनमें 2 अभिकारक सेम होते हैं। एग्जाम में आए तो आपको ये वाली डेरिवेशन डिराइव करनी है, आप ये कर लीजिए। लेकिन जब हम इसका भी अगर हमें कहीं ना कहीं मान पता होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू अगर हम इसके बेस पे करते हैं तो इसका जो क्या प्राप्त होता है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि इसके लिए जो K2 का मान होता है, यानी इसके लिए जो वेग स्थिरांक का मान होता है, जब अलग अलग अभिकारक हम लेते हैं तो इसका जो मान होता है डायरेक्ट सूत्र है 2.303 Ta माइनस बी log b a माइनस एक्स और a कोष्टक b माइनस एक्स, ये हमें प्राप्त होती है। ये भी हमें याद रखनी है, ये किसके लिए है, जब हमें 2 अभिकारक a और b, 2 अलग अलग अभिकारक हमको एट ए टाइम दे रखे हैं, तो हमें ये समीकरण यूज में लेनी है। ठीक है,
ये दोनों समीकरण आ गई। मेन आपके ये समीकरण हैं, आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये याद है। इस समीकरण के बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि हमें इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम इस वाली समीकरण से ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ये एक समीकरण आई थी बीच में, इस समीकरण को आप कुछ भी नाम दे दीजिए, नाम नहीं दिया मैंने, समीकरण 2 ही नाम दिए, इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए। समीकरण 3 से हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसको मैं वापस लिख देती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 3 अब इक्वेशन 3 है हमारे पास 1/a माइनस एक्स, इक्वेशन 3 माइनस 1/a इज इक्वल टू k2t, ठीक है। इसके लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसके लिए y बराबर mx प्लस सी वाला वही फॉर्मूला लगाइए। ये देखिए आप 1/a माइनस एक्स k2t और इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, प्लस 1/a सूत्र लगाइए y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ग्राफ प्लॉट करें। x पे हमें बनाना है t, ये हमारा t यहाँ बढ़ रहा है। y पे हमें बनाना है 1/a माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप देखिए जो इंटरसेप्ट प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 1/a, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्लोप है हमारा, जो ये स्लोप है k2 प्राप्त हो रहा है, इंटरसेप्ट मतलब। और आप देखिए कि ये जो इंटरसेप्ट हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ का स्लोप है जो हमें पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, तो ये हमें ऐसे बनाना है ग्राफ। ये हमारा है इंटरसेप्ट है, 1/a हमारा इंटरसेप्ट है, और ये जो स्लोप हमें प्राप्त हो रहा है ढाल बराबर k2 हमें ढाल प्राप्त हो रहा है। मतलब इस ग्राफ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम 1/a माइनस एक्स और t के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें स्लोप जो है इसका k2 और जो इंटरसेप्ट है अंतखंड है वो हमें 1/a प्राप्त होता है। ऐसा हम लिख सकते हैं इसके लिए इस समीकरण। अब आप देखिए कि ये जो मैंने बनाया है ग्राफ इस वाली समीकरण के लिए बनाया है। जब जो हमारे रिएक्टेंट हैं जो हमारे सेम हैं, रिएक्टेंट सेम मतलब जब दोनों रिएक्टेंट एक ही प्रकार के हैं, लेकिन जब हमारे पास रिएक्टेंट 2 हैं, जो मैंने समीकरण आपको लिखाई k2 2.303, ये ta माइनस बी log ba माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स। ये जब हमारे पास दो अभिकारक होंगे a और b, दो अभिकारक अलग अलग होंगे, तो उसके लिए हमें क्या बनाना है, ग्राफ अगर बनाना है तो हम इसके लिए ग्राफ ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए k2t को आप इधर ले आइए और ये वापस एज इट इज लिख दीजिए k2t a माइनस बी log b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स, ठीक है। अब ये बना दीजिए आप, y पे आप ये लिख दीजिए और mx ये लिख दीजिए। इसमें इंटरसेप्ट नहीं होता है तो इसका डायरेक्ट हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है, इसमें कोई सेप्ट नहीं होता, तो ये हमें y पे आप ये लिख दीजिए। ये पूरी वैल्यू जो है ये y पे आएगी और x पे आएगा t, ठीक है। ये आप लिख दीजिए 2.303 a माइनस बी log b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स, ये आप लिख दीजिए। और ये जो स्लोप है डायरेक्ट हमें ये सीधा प्राप्त होगा, यहाँ पे सीधा कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये ढाल जो है इसका mk2 प्राप्त होता है। स्लोप इसका जो k2 हमको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम दोनों के बीच में ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अब इसकी बात आती है, हम हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं इसका। अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल क्या होता है, वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता का मान जो है आधा रह जाता है, वह काल। तो इसमें जो t है क्या रहता है, t हाफ रहता है, और जो क्रियाकारक हम मान रहे हैं यानी अभिकारक की सांद्रता भी जो मतलब उत्पाद कितना बन चुका होता है, आधा बन चुका होता है। क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा बन चुका होता है, तो x इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट है कितना बन चुका है, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा, है ना, या फिर अभिकारक भी आधा ही रह जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। x इज इक्वल टू a/2 रह जाता है। फॉर्मूला हमारा है इसका, अभी हमारे जो मेन फॉर्मूला आया था जिसमें एक ही प्रकार के अभिकारक थे, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला आया था ये
K2 इज इक्वल टू 1/T x a माइनस एक्स। इसमें हम मान रखेंगे, समीकरण ये लिख दीजिए, K2 बराबर 1/T a माइनस एक्स। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में हमको क्या रखना है, मान रखना है। अब आपको पता है हमको क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ निकालना है। तो यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर 1/K2 में यहाँ लिख सकती हूँ। अब ए की जगह ए हमें यहाँ ए लिखना है और ए यहाँ लिखना है और यहाँ पे ए ब्रैकेट ए माइनस एक्स सॉरी a/2 लिखना है। यहाँ पे सॉरी x है, यहाँ पे ये मैं गलती से लिख दिया। यहाँ पे x है, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे x, तो x की जगह पे हमें a/2 लिखना है। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 1/K2, ये a हाफ हमारा ऊपर है और ये एक ब्रैकेट के बाहर है। इसको सोल्व करने पर आता है a/2 से a/2 कैंसिल, यानी टी हाफ जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 1/K2a प्राप्त होता है। टी हाफ की वैल्यू 1/K2a प्राप्त होती है हमको। ठीक है, अब इस समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है कि जो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु काल होगा, जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये चीज़ ये प्रदर्शित करता है कि व्युत्क्रमानुपाती इसके होगा। अर्धायु काल हम ऐसे निकाल सकते हैं। सिंपल है कि हमें अगर अर्धायु काल निकालना है तो हमें अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता भी पता होना चाहिए। जब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693/K प्राप्त हुआ था, K1 है ना, तो उसमें हमें कोई प्रारंभिक सांद्रता की आवश्यकता नहीं थी। हम डायरेक्ट अगर हमें K की वैल्यू गिवन है तो हम उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड का मान निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमें यहाँ द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की बात करते हैं, जब हमें ये निकालना है तो हमें ये प्रारंभिक सांद्रता जो है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया का एक जो मेन एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका क्या है, कि इसका एग्जाम्पल है कि एस्टरो का जब हम साबुनीकरण करते हैं, एस्टरो का साबुनीकरण, हम मेनली इसको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया मानते हैं। एस्टरो का साबुनीकरण, एस्टर मतलब CH3COO2H5 है, और जब ये OH क्षार के साथ में क्रिया करते हैं तो ये साबुन बनाते हैं। ये एसीटेट बनाएंगे COO माइनस प्लस एथेनॉल बनाएंगे C2H5OH। ये जो क्रिया है ये एक द्वितीय प्रकार की कोटि की अभिक्रिया है, जिसमें दो अभिकारक की सांद्रता पर जो अभिक्रिया का वेग है निर्भर कर रहा है। इसमें जो ये एस्टर है इसकी और ये जो क्षार है इस दोनों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग जो है निर्भर कर रहा है। अर्थात मतलब ये जो है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। जब हम इसके लिए वेग नियम लिखते हैं dx/dt लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि इसका K2 कांस्टेंट लगा दिया हमने, ये CH3COO C2H5 और ये OH की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु काल इसके लिए ज्ञात करते हैं, और इसके बेस पर हम जो फॉर्मूले में जो भी हमारे क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन की वैल्यू के बेस पे हम इसमें फॉर्मूले में मान रखकर इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।